भोपाल का मछली परिवार जिसकी शुरुआत हुई थी मछली के कारोबार से, लेकिन वक्त के साथ इस कारोबार ने नया रंग लेना शुरू किया। मछली बेचने की पहचान बनाने वाले इस परिवार ने राजनीति में भी पैठ बनाई और खड़ा कर दिया करोड़ों का साम्राज्य। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ मछली तक सीमित नहीं रही। धीरे धीरे इसके पीछे ड्रग्स की तस्करी, हथियारों का धंधा और यौन शोषण का काला कारोबार भी पनपने लगा। मछली परिवार ने कैसे लोगों का शोषण किया और करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया, हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। भोपाल हथाईखेड़ा डैम के किनारे खड़ा एक खौफनाक साम्राज्य जिसे लोग जानते हैं मछली परिवार के नाम से। शुरुआत मासूम मछली पकड़ने से, लेकिन धीरे धीरे यह कारोबार काले धंधों का एक ऐसा जाल बन गया जिसमें समा गई ड्रग्स की तस्करी, हथियारों की सप्लाई और यौन शोषण की कहानियां। और जब प्रशासन ने शिकंजा कसा तो 150 करोड़ का साम्राज्य देखते ही देखते मलबे में बदल गया। भोपाल में मछली परिवार की 150 करोड़ की अवैध संपत्ति को प्रशासन ने पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया है। इस वक्त हम भोपाल के हथाईखेड़ा डैम के पास कोकता इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर कुल 6 संपत्तियाँ ऐसी थीं जो मछली परिवार ने सरकारी ज़मीनों पर बनाई और उसमें से एक ये संपत्ति जो है वो एक आलीशान बंगला था जो 3 मंजिला बंगला था। इससे कल तोड़ने की कार्रवाई की गई थी और इसके पहले 5 और संपत्तियों पर बुलडोजर चल चुका है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खेल शुरू हुआ 1983 में जब बनी इस्लाम नगर मछली पालन सहकारी संस्था। कागजों पर 27 मछुआरे, हकीकत में पूरा खेल मछली परिवार के नीलू मियां का। आरटीआई से खुलासा हुआ कि मरे लोग भी समिति में जिंदा दिखाए गए। मतलब फर्जीवाड़े का ऐसा जाल की सिस्टम भी सालों तक मूक दर्शक बना रहा। तो आरटीआई लगाने के बाद मुझे पता चला कि 2019 में इसके उपाध्यक्ष मलथू राम जी की डेथ हो गई और इसकी ऑडिट रिपोर्ट बराबर ने उसके डेथ होने के बाद भी 2023 तक बराबर जारी रखी। शिकायत तो सूचना अधिकार के माध्यम से पता चला कि टेंडर इसको नीलू मियां को दिया जाता, उसके बाद नीलू मियां उसको अपलोड कर देते सारी मछली परिवार के उसमें और लाखों करोड़ों रुपए का फ़ायदा कमाते हैं। गवर्नमेंट को जो लीज जानी चाहिए वो 22,000 रुपये महीने के उसमें जाती है। करोड़ों रुपये का कारोबार है इनका। हथाईखेड़ा डैम पर मछली पकड़ने की हिम्मत और किसी में नहीं थी। पूरा इलाका जानता था यहाँ सिर्फ मछली परिवार का राज चलता है। खामोशियों में भी यहाँ डर बोलता था। 2013 से तो हम देख रहे हैं यहाँ पे मछली का कारोबार यही लोग करते थे। हम यहाँ स्थानीय लोग हैं यहाँ के। यहाँ पे क्या है, लोकल के लोग मछली पकड़ नहीं सकते। जैसे जिनके पास कुछ रोजमर्रा का कुछ नहीं है तो वो लोग यहाँ पे मछली पकड़ने आएंगे तो उनके साथ मारपीट होगी। उनको बहुत मारते थे और गुंडागर्दी करते। गुंडागर्दी तो उनकी काफ़ी टाइम से चली आ रही है। दूसरों पे झूठी एफआईआर कराना, उनको परेशान करना, उन पे छुरी मारवाना। उनको कई ऐसे केस अगर आप ढूंढेंगे ना थानों में तो कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन पे झूठी एफआईआर तक हुई हैं। ऐसे ही ज़मीन के भी हमको सुनने में आए थे कि ज़मीन में भी ये लोग यही करते हैं। किसी पेड़ी डाल डरा धमकाया भी जाता था, पूरा एक वर्चस्व बनाने की कोशिश। एक परिचित को जानता हूँ जिनकी ज़मीन उन्होंने डरा धमका के खरीदी है। उन्होंने खरीदी है, वो मेरे मतलब मिलने वाले हैं, लेकिन वो वहीं उनके घर के पास ही रहते थे जहाँ पे सारिक मछली परिवार की कोठी बनी हुई है। उसी के आसपास उनकी ज़मीन है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये लोग डराते हैं, तुम्हारे बच्चों को मरवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ऐसी जानकारियाँ काफ़ी समय से हम तो सालों से सुनते आ रहे हैं। लेकिन सबसे डरावनी दास्तान सामने आई जब पीड़ित बोलने लगे। राजेश तिवारी बताते हैं उन्हें 2021 में कोकता फार्म हाउस पर बंधक बनाकर पीटा गया। पैसों की वसूली की गई, लड़कियों को भी वहां कैद रखा गया था। सालों तक दर दर भटकने के बाद अब जाकर उन्होंने पुलिस में बयान दर्ज कराया। इसने मुझे पकड़ के लेकर गाड़ी में बिठाला और फिर मुझे कोकता स्थित इसका फार्म हाउस था वहाँ पर, जहाँ पर ये इस प्रकार के लड़कों को, छात्रों को जो कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं उन तक के लड़के लड़कियों को उधर ही कोकता के फार्म हाउस पर लाकर पिटाई करने का काम करता था। ये मुझे लेकर गया और मुझे वो दिन आज भी याद है कि मुझे पूरी रात इसने मारने का काम करा। बेल्टों से मारा मुझे। जब बेल्टों से मारा और जब मैं अधमरा हो गया तो इसने एक पदार्थ मुझे खिलाया जिससे मैं बेहोश हो गया। मैंने अशोका गार्डन थाने में एप्लीकेशन दी है, बाकायदा आई विटनेस दिए हैं, लेकिन जो यहाँ के डीसीपी शशांक जी हैं वो मालूम नहीं किसके दबाव में है कि मेरे अभी तक 20 दिन हो गए हैं बस यही बोलते हैं कि जांच चल रही है, जांच चल रही है, जांच।
आज इस गैंग के 2 बड़े नाम सलाखों के पीछे हैं। यासीन मछली एमडी ड्रग्स तस्करी, यौन शोषण, हाई प्रोफाइल पार्टियों का मास्टरमाइंड। शावर मछली जिसे नाबालिग से दुष्कर्म, पॉक्सो केस, अश्लील वीडियो से ब्लैकमेलिंग का आरोपी बनाया गया है। नाम अलग लेकिन दोनों की कहानी खौफ और गुनाह की दुनिया से। नशे से जुड़े हुए अंतिम कड़ी तक प्रहार किया गया है, जिसमें उसमें नशा और कई बार उसमें कई आरोपियों के पास कुछ हथियार भी पाने की सूचना मिली है और पुलिस ने उस पर भी कार्रवाई की है। सरकार ने साफ कर दिया है, लव जिहाद हो या ड्रग माफिया, कोई बख्शा नहीं जाएगा। ड्रग माफियाओं के माध्यम से जो अपराध हो रहे हैं, हमारी सरकार छोड़ने वाली नहीं, सबको ठिकाने लगाएगी। तो बहन बेटी की तरफ तेरी निगाह से देखेगा, वो कानून के सिकंजे से बचने वाला नहीं है, तो कोई भी हो कितनी बड़ी जगह पे हर एक को बेनकाब करते हैं। ठोस कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है और आगे बढ़ेगी। भोपाल के इस मछली साम्राज्य पर अब बुलडोजर चला है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सवाल यह है कि बुलडोजर से टूटी हवेली के साथ क्या टूटा है सिर्फ कंक्रीट या फिर मछली परिवार का खौफ भी। भोपाल में ड्रग्स और अपराध के इस जाल ने कई युवाओं और परिवारों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया, लेकिन सरकार ने अब शिकंजा कसा है, आरोपियों के अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला है, तो पीड़ितों में भी न्याय की उम्मीद जगी है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम और अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। भोपाल के मछली परिवार की करोड़ों रुपए की कोठी को जमींदोज कर दिया गया है। प्रशासन ने अभी तक मछली परिवार के 150 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी पर कार्रवाई की है। जिस मछली परिवार के नाम पर कभी लोग दहशत खाते थे, वो अब खुलकर सामने आ रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। कोई कितना ही बड़ा अप्रोच वाला हो, कोई कुछ भी हो, कोई भी मास्टरमाइंड हो, ऐसे कारोबारियों को हम छोड़ने वाले नहीं। शारिक मछली का खौफ अब बीते समय की बात हो गई है। जिसके खिलाफ कभी पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती थी, उसके पूरे काले कारोबार को मिट्टी में मिला दिया गया है। ऐसे में अब मछली परिवार के सताए लोग भी खुलकर सामने आ रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं भोपाल के रहने वाले राजेश तिवारी। राजेश तिवारी ने शारिक मछली के कारनामों की सच्चाई सुनाई। वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। राजेश तिवारी का आरोप है कि सिर्फ अवैध होर्डिंग का विरोध करने पर कैसे वो शारिक मछली के टारगेट पर आ गए थे। देखिए, मेरी शारिक मछली से डायरेक्ट लड़ाई नहीं थी। मैंने कुछ अवैध होर्डिंगों को लेके, क्योंकि मेरी खुद की स्वयं की दुकान थी, तो कुछ वहाँ के नेता लोग मेरे दुकान के ऊपर इतना 10 बाई 20 का होर्डिंग लगा जाते थे, जिससे मेरी दुकान पिटती थी, बिजनेस नहीं हो पाता था। मैंने इन अवैध होर्डिंगों को लेकर उस टाइम के वर्तमान विधायक और अभी वर्तमान में वो मंत्री हैं, उनकी कंप्लेंट की थी लोकायुक्त विभाग में। इसके साथ साथ मैंने अमित शाह को कंप्लेंट करी, तो उससे मंत्री जी चिढ़ गए और उन्होंने मुझे फिर केंद्र बनाया। तो फिर उन्होंने अपना ये उनका एक गुर्गा है शारिक मछली। भोपाल में मछली परिवार से हर कोई खौफ खाता था। ऐसे आरोप लगते हैं कि पुलिस भी उनके खिलाफ शिकायत नहीं लिखती थी। शारिक मछली ने सबसे पहले मेरे ऊपर हमला किया और मेरे पे हमला किया। माँ दुर्गा उत्सव समिति का उस टाइम कार्यक्रम चल रहा था, मेरी उंगली डैमेज करी और जब मैं पुलिस विभाग में रिपोर्ट करने गया तो इसने ही उल्टा मेरे ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज करा दिया। इसके बाद दूसरा फिर मंत्री के कहने पे इसने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया, लेकिन मैं फिर भी शांत नहीं बैठा और मैं बराबर कंटिन्यू कंप्लेंट करता रहा। राजेश तिवारी का आरोप है कि जब उन्होंने पुलिस में शिकायत करने की कोशिश की तो शारिक मछली ने उनका अपहरण कर मारपीट की। 30 अक्टूबर 2021 के दिन था। मैं अशोका गार्डन चौराहे पर मैं और मेरे मित्र के साथ खड़ा हुआ था। उसी टाइम ये शारिक मछली थार गाड़ी से आया और अपने 3 साथियों को लेकर आया। इसने मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाने का प्रयास किया। जब मैं गाड़ी में बलपूर्वक नहीं बैठ रहा था तो फिर इसने रिवॉल्वर निकाली। जब रिवॉल्वर निकाली तो मैं इसकी गाड़ी में बैठ गया। फिर इसने मुझे पकड़ के लेकर गाड़ी में बिठाला और फिर मुझे कोकता स्थित इसका फार्म हाउस था वहाँ पर, जहाँ पर ये इस प्रकार के लड़कों को, छात्रों को जो कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं, उन तक के लड़के लड़कियों को उधर ही कोकता के फार्म हाउस पर लाकर पिटाई करने का काम करता था। ये मुझे लेकर गया
और मुझे वो दिन आज भी याद है कि मुझे पूरी रात इसने मारने का काम करा, बेल्टों से मारा मुझे। राजेश तिवारी का आरोप है कि शारिक मछली के खिलाफ बोलने पर उनके खिलाफ रेप का झूठा केस दर्ज कराया गया था। जिस लड़की का इन्होंने उपयोग किया था वो लड़की मेरे से जैसे 6 बेगुनाह लोगों को पहले फंसा चुकी थी। जब हम लोग कोर्ट में गए और हमने अपनी बेगुनाही के पूरे सबूत रखे कि साहब मैं अकेला परेशान नहीं हूँ जिसकी झूठी कंप्लेंट की, इस लड़की आदतन अपराधी और ये लोग इसको पैसा देते हैं और ये केस लगाती है, तो बाकायदा कोर्ट ने मुझे बरी किया। और उसके बाद हम 6-7 लोगों की एप्लीकेशन पे कोर्ट ने उसके खिलाफ आदेश दिए, तो उसकी अभी कोर्ट में पेशी चल रही है। हालांकि अभी तक राजेश तिवारी की FIR दर्ज नहीं की गई है। मैं CP साहब से मिला जो यहाँ के कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं और एडिशनल CP अवधेश गोस्वामी जी से मिला। दोनों ने DCP जो जिस जोन में आते हैं उनको बाकायदा फ़ोन करके बोला कि इस व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज की जाए, उसमें अगवा भी लगाई जाए और वसूली भी लगाई जाए और मारा पीटी भी लगाई जाए पूरा। उन्होंने बाकायदा निर्देश दिया, लेकिन जो यहाँ के DCP शशांक जी हैं वो मालूम नहीं किसके दबाव में है कि मेरे अभी तक 20 दिन हो गए हैं, बस यही बोलते हैं कि जाँच चल रही है, जाँच चल रही है, जाँच। मछली परिवार के काले कारोबार का किला ढह जाने के बाद जैसे राजेश तिवारी सामने आए हैं, ऐसे कई और पीड़ितों के भी सामने आने की उम्मीद है। प्रशासन ने अपील भी की है कि जो लोग प्रताड़ित रहे हों या पीड़ित हैं वो सामने आ सकते हैं, मामला दर्ज करा सकते हैं और उनकी शिकायत के आधार पर कार्रवाई होगी। और धीरे धीरे कई पीड़ित सामने आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि इतने सालों बाद कब ये प्रशासन को याद आता है कि ये जो संपत्तियां हैं वो अवैध तरीके से बनाई गई हैं, सरकारी ज़मीनों पर बनाई गई हैं, जबकि यहाँ पर कई बड़े नेताओं के, मंत्रियों का आने जाने का सिलसिला लगा रहता था। इसके बावजूद राजनीतिक संरक्षण के चलते इतने सालों तक ये साम्राज्य बना रहा और अब कहीं जाकर बुलडोजर चला है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, NDTV। मछली परिवार से पीड़ित राजेश तिवारी की दास्तां तो आपने सुन ली, लेकिन मछली परिवार के जुर्म की फहरिस्त लंबी है। शारिक मछली पर अपहरण करके मारपीट का आरोप है और देखिए यहाँ पे लड़कियों को भी बंधक बनाता था। और इतना ही नहीं, युवतियों को ड्रग्स देने जैसे गंभीर आरोप भी लगे हैं और अश्लील वीडियो बनाकर वसूली के भी आरोप लगे हैं और वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग के आरोप, लड़कियों से झूठे रेप केस करवाने के आरोप, ये तमाम गंभीर आरोप। देखिए मछली के जुर्म की कहानी जो लंबी चौड़ी है वो फहरिस्त हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। मारपीट और लूट के कई आरोप है, जबरन वसूली, मारपीट के आरोप है और नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म का भी ये आरोप है। और देखिए कई लोगों की हत्या के जैसे कई गंभीर आरोप मछली पर लगे हैं। तो मछली की जुर्म की कहानी एक एक करके हम आपको बता रहे थे। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों बयानबाजी का तापमान अपने चरम पर है। कांग्रेस के दोनों नेताओं के विवादित बयान सामने आए हैं, जिस पर अब बीजेपी हमलावर हो गई है। एक और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कलेक्टर पर निशाना साधा है, तो वहीं दूसरी ओर राजगढ़ में कांग्रेस नेता यशवंत सिंह गुर्जर ने महिलाओं को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। छिंदवाड़ा में उन्होंने कलेक्टर को खुली धमकी दी और बीजेपी का गुलाम तक कह डाला। हमारी सरकार नहीं आएगी और जो ये दादागिरी करेगा, जो कलेक्टर इस प्रकार की करेगा, जो गुलामी करेगा, उसके साथ ही कांग्रेस पार्टी क्या करेगी। उमंग सिंघार सिर्फ यहीं नहीं रुके, उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो ऐसे अधिकारियों से हिसाब लिया जाएगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो कल्चर है काम करने का, उनकी जब सरकार अगर रही होगी तो सरकार के समय वो इस तरीके के हथकंडे अपनाते होंगे। अब निष्पक्ष रूप से कोई कलेक्टर काम कर रहा है तो उसको डराना, धमकाना,
देख लेंगे, ये कर लो वो कर लो। मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र में इसकी अनुमति नहीं है। आपको गुण दोष के आधार पर अगर कोई बात है तो वह बात करो। आप किसी की इंसल्ट नहीं कर सकते, किसी का अपमान नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश में सरकार काम कर रही है, अच्छे से काम कर रही है, अधिकारी सहयोग कर रहे हैं, तो उनको कैसे व्यवधान बनाया जा सकता है, रोका जा सकता है, ये प्रयास कांग्रेस के नेता करते हैं। सिंघार के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और निष्पक्ष अधिकारियों को धमकाने को कांग्रेस की पुरानी आदत बताया। विवाद यही नहीं थमा। राजगढ़ में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के स्वागत समारोह में जिला पंचायत सदस्य यशवंत सिंह गुर्जर का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो महिलाओं के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते नजर आए। अच्छी करी रे दादा, एक नाके जीता हमें कहाँ की लाडली बेटियां सब बोरियम बर्तन। इस बयान का वीडियो वायरल होते ही बीजेपी ने कांग्रेस पर महिला विरोधी सोच का आरोप लगाया है। घृणित बयान है वो कांग्रेस की महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। जहां पूरा देश आज महिलाओं का सम्मान करती है, वहीं कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि वे लाडली बहनों को बोरियों में भर देंगे। तो क्या ये कांग्रेस का वही चरित्र है जिसमें महिलाओं को वो काटते हैं, तंदूर में झोंकते हैं? बाकी ये मध्य प्रदेश की सरकार है, ना तो ऐसा कोई काम होने देगी, और ऐसे सभी नेता जो इस तरह के मंसूबे रखते हैं वे भी ध्यान रखें कि यहाँ पर इस तरह के शब्द भी अस्वीकार हैं। बाकी ये जिस कार्यक्रम में जिस नेता ने कहा उस नेता की पत्नी स्वयं लाडली बहना की राशि लेती हैं, तो क्या ये उन्होंने अपने परिवार के लिए कहा, ये भी वो बताएं। हालांकि कांग्रेस की ओर से अब तक इन बयानों पर कोई औपचारिक सफाई नहीं आई है, लेकिन दबाव लगातार बढ़ रहा है। उमंग सिंघार का ये बयान अधिकारियों को खुली चेतावनी जैसा है। सवाल ये है कि क्या ये कांग्रेस की सत्ता में वापसी का आत्मविश्वास है या फिर दबाव बनाकर अफसरशाही को अपने पाले में करने की कोशिश। धार से आया उमंग सिंघार का ये बयान सियासत का पारा जरूर बढ़ा रहा है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। रायपुर सेंट्रल जेल से फरार हुआ कैदी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन सेंट्रल जेल से कैदी के फरार होने के बाद की घटना ने जेल की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसा जेल जहां पे हत्या, लूट, डकैती के अलावा कई हाई प्रोफाइल लोग कैद है, वहां पर इस तरीके की लापरवाही भारी पड़ सकती है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। रायपुर में गुरुवार दोपहर सेंट्रल जेल से एक कैदी फरार हो गया। दोपहर 12 बजे के करीब जेल प्रशासन ने 5 कैदियों को महिला जेल के पास बने अंडर कंस्ट्रक्शन हिस्से में वेल्डिंग का काम करवाने के लिए भेजा था। इस दौरान काम के बीच एक कैदी चंद्रवीर सिंह मौका देखकर वहां से भाग गया। कैदी चंद्रवीर सिंह लंबे समय से जेल में बंद था। जैसे ही उसकी फरारी की खबर जेल प्रशासन को मिली, तुरंत ही अफरा तफरी मच गई। एक एनडीपीएस का आरोपी जिसको 15 साल की जेल हो चुकी थी, चंद्रवीर सिंह उर्फ पिंटू, जो कि मथुरा क्षेत्र का रहने वाला है, यूपी का, ये वहाँ से फरार हो गया है। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है बीएनएस की धाराओं के तहत, और आरोपी को खोजबीन के लिए पता तलाश की जा रही है। किस मामले में सजा काट रहा था कैदी? जेल में फरार कैदी का नाम चंद्रवीर सिंह उर्फ पिंटू उत्तर प्रदेश के मथुरा का रहने वाला था। 15 सालों की सजा काट रहा था। एनडीपीएस एक्ट के तहत सजा काट रहा था कैदी। कैदी पर ड्रग्स तस्करी का केस दर्ज था। कैदी साल 2021 से सेंट्रल जेल में बंद था। कैदी के फरार होने से रायपुर सेंट्रल जेल की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हो गए, क्योंकि रायपुर सेंट्रल जेल में कई गंभीर अपराधों के कैदी बंद हैं। पहले आपको बताते हैं कि किस किस तरह के कैदी जेल में बंद हैं। नक्सली कैदी, बिश्नोई गैंग से जुड़े कैदी, हत्या के दोषी, बलात्कार के दोषी, अपहरण के दोषी चैतन्य बघेल भी जेल में बंद। कैदी चंद्रवीर सिंह काम के दौरान फरार हो गया। ऐसे में आपको ये भी बताते चले कि जेल में कैदियों को किस किस तरह के काम करवाए जाते हैं। जेल में किस तरह का काम करते हैं कैदी? जेल मैनुअल के मुताबिक कार्य: साबुन मोमबत्ती बनाना, मुर्गी पालन, प्लम्बिंग, कारपेंट्री, इलेक्ट्रिक फिटिंग, बैरक की सफाई। रायपुर सेंट्रल जेल जहां पे न सिर्फ गंभीर अपराधों के आरोपी बंद है, जबकि कई अंडर ट्रायल हाई प्रोफाइल भी यहां पर है। ऐसे में जेल के अंदर से कैदी के फरार हो जाने की घटना जेल की सुरक्षा पर बड़े सवाल पैदा कर रही है। रायपुर से जुल्फिकार अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
इंदौर में गलियों के नाम बदलने को लेकर सियासत जारी है। हंगामा होने के बाद चंदन नगर की पार्षद फातिमा रफीक खान का पक्ष सामने आया है। दूसरी तरफ आकाश विजयवर्गीय ने इस मामले में अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। ऐसे में इस मामले में सियासी पारा चढ़ने की उम्मीद है। इंदौर के चंदन नगर में पार्षद फातिमा रफीक खान ने बिना निगम MIC की अनुमति के गलियों के नाम बदल दिए। हद तो तब हो गई जब पार्षद ने गलियों के नाम धन विशेष के नाम पर रख दिए और उसका बाकायदा बोर्ड भी लगवाया। इसका विरोध हुआ तो बोर्ड हटा लिए गए, लेकिन पार्षद फातिमा के पति रफीक ने बोर्ड लगाने के फैसले को सही बताया। आम वाला रोड का नाम हुसैन रोड पहले से ही था और लोहा गेट का नाम रजा गेट पहले से ही था। जैसे उसी तरीके से मिश्रा वाले रोड का नाम ख्वाजा रोड पहले से ही था और चंदू वाले रोड का नाम अपना गोसिया रोड पहले से ही था। इसी रोड जो बोर्ड लगाए गए नगर निगम के द्वारा लगाए गए हैं और इसमें किसी को कोई आपत्ति किसी को होना नहीं चाहिए। नगर निगम के द्वारा ही इन बोर्डों को लगाया गया। बुधवार को इस मामले में जमकर हंगामा हुआ था। आकाश विजयवर्गीय ने इसका विरोध किया और नगर निगम कमिश्नर को लेटर लिखा तो बोर्ड हटा दिया गया था। इस मामले में इंदौर के मेयर पार्षद पर कार्रवाई के निर्देश दे चुके हैं। मैंने निर्देशित किया था कि इन अवैधानिक बोर्डों को हटाया जाए, जो कि अब हट गए हैं। साथ ही बिना अनुमति के, बिना प्रावधान के जिस तरीके से ये बोर्ड लगे हैं, तो संबंधित पार्षद के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए मैंने निर्देश दिए हैं और यहाँ तक कहा है कि ऐसे अवैधानिक रूप से किसी भी मार्ग पर अवैधानिक कब्जा कर बोर्ड लगाने के खिलाफ FIR भी कराई जाए। साथ में यह भी निर्देश दिए हैं कि और भी शहर में कहीं अगर इस प्रकार से अवैधानिक नामकरण के बोर्ड किसी ने भी लगाए हैं तो उन्हें भी हटाया जाए। इधर आकाश विजयवर्गीय इस मामले में अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही ऐसे आरोपियों पर कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। जब तक इसमें न्याय संगत कार्रवाई ना हो और साथ ही साथ भविष्य में भी ऐसा ना हो, ये सुनिश्चित ना हो, तब तक हम लोग इसमें नहीं रुकेंगे। बोर्ड हट गए हैं तो मैं नगर निगम के जो हमारे महापौर जी का धन्यवाद भी करता हूं और मगर जो भी दोषी अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई की मैं मांग करता हूं ताकि भविष्य में ऐसा दुष्कर्म कोई दूसरा अधिकारी करने की हिम्मत ना करे। बिना अनुमति इंदौर की गलियों के नाम बदलने का ये मामला यहीं थमने वाला नहीं है। इंदौर के मेयर और आकाश विजयवर्गीय के तेवर ये बताने के लिए काफी हैं। इंदौर से NDTV के लिए तनुश्री देसाई की रिपोर्ट। और फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों बयानबाजी का तापमान अपने चरम पर है। कांग्रेस के 2 नेताओं की विवादित बयान सामने आए हैं, जिन पर अब बीजेपी हमलावर हो गई है। एक ओर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कलेक्टर पर सीधा निशाना साधा, तो वहीं दूसरी ओर राजगढ़ में कांग्रेस नेता यशवंत सिंह गुर्जर ने महिलाओं को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट।